लास्ट क्लास में हमने अपना कंप्लीट किया था कंडीशन फॉर्मेटिंग। ठीक है, अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वी लुकअप। काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कहीं इंटरव्यू या वाइवा में जाते हो तो वहां पर आपसे 90% एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको वी लुकअप या एच लुकअप के बारे में मालूम होगा। और अभी वी लुकअप और एच लुकअप तो जैसे हम बेसिक मान रहे हैं उस क्राइटेरिया के अंदर, वी लुकअप और एच लुकअप के बाद जो और 2-3 फंक्शन आते हैं वो इन्हीं के एडवांस वर्जन है। या यूं कह लो कि वी लुकअप और एच लुकअप अगर आपको मालूम है तो आप वी लुकअप या एच लुकअप के जो एडवांस वर्जन होंगे वो समझ पाओगे। ठीक है, वो इनसे एडवांस फंक्शनैलिटी है। वी लुकअप एच लुकअप का काम आपको आसान लगेगा अगर वो आपको आते होंगे तो। ठीक है तो बेसिकली फंक्शन तो एक ही है, वी लुकअप या एच लुकअप। ये काम दोनों एक ही करते हैं। लेकिन ये दो इसलिए हैं कि अगर आपका डाटा दो टाइप का है, अगर डाटा आपका वर्टिकल है तो उस पे वी लुकअप यूज होगा, अगर आपका डाटा ओरिजेंटल है तो वहां पर एच लुकअप यूज होगा। अब डाटा वर्टिकल है या एच लुकअप ओरिजेंटल है वो कैसे पहचानोगे? किसी भी डाटा के टॉप में अगर आपके हेडिंग है तो वो डाटा हो गया आपका वर्टिकल। ठीक है, अगर किसी डाटा के हेडिंग्स आपके लेफ्ट साइड में है और उनके फ्रंट में आपका डाटा जा रहा है तो वो हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि हमें यहाँ पर वी लुकअप यूज करना है या एच लुकअप यूज करना है। अब ये दोनों फंक्शन काम क्या करते हैं? देखो, लुकअप का मतलब होगा देखना। ठीक है, आप अपने डाटा में से कोई भी चीज अगर ढूंढना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपका वी लुकअप और एच लुकअप यूज होगा। डाटा के लेआउट के अकॉर्डिंग आप वी लुकअप कंसीडर करो या एच लुकअप। ठीक है अभी हम वी लुकअप का कंसेप्ट लेके चलेंगे क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो सारा वर्टिकल है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि जो ओरिजिनल शीट है आपकी जिसमें से आपको डाटा निकालना है, ठीक है, ढूंढ के निकालना है, जहां निकालना है आप उस शीट पे आ जाओ। वो टोटली फ्रेश शीट होनी चाहिए, ब्लैंक होनी चाहिए। आपकी टेबल के जो भी हेडिंग्स हैं, ठीक है, वो अपने कॉपी करके किसी जगह पेस्ट कर लो। अब एक चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट अपने माइंड में रखनी है कि जो वी लुकअप या एच लुकअप आपके लिए जो काम करते हैं वो किसके कंसेप्ट पे करते हैं। अभी देखो, हमारा जो डाटा है इसके अंदर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी एम्प्लॉय की आईडी। ठीक है, क्योंकि अगर हम सीरियल नंबर को यहाँ से हाइड करवा दें तो अब यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय बच गए, ठीक है, आप उनको इंडिविजुअल कैसे पहचानोगे? उसकी आईडी से। ठीक है, यहाँ पर एक ही नाम के 10 एम्प्लॉय हो सकते हैं लेकिन हर एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय आईडी है वो अलग अलग होगी, यूनिक होगी। जैसे एज ए स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, किस लिए होता है? ताकि हर एक स्टूडेंट एक दूसरे से इंडिविजुअली काउंट हो सके, यूनिक हो सके, डुप्लीकेसी ना आए। ठीक है, तो वी लुकअप भी यही काम करेगा आपका, किसके ऊपर? आपकी आईडी के बिहाफ पे उस एम्प्लॉय का डाटा निकाल के देना। अभी हम जैसे यहाँ पर अपनी कोई भी एम्प्लॉय की आईडी, जिस भी एम्प्लॉय का हमें डाटा निकालने के लिए या सर्च करने के लिए बोला जाएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस एम्प्लॉय की आईडी टाइप करके जैसे ही एंटर करेंगे वो आईडी वी लुकअप क्या करेगा, आपकी मेन शीट के अंदर सर्च करेगा। अगर वो आईडी उसको वहां पर मिलेगी तो उस आईडी से रिलेटेड जो भी बाकी का डाटा होगा वो आपका निकाल के आपको दे देगा। अब वी लुकअप के लिए कॉमन चीज क्या है कि वी लुकअप हमेशा एक ही रिजल्ट देगा निकाल के, क्योंकि आईडी एक है तो रिजल्ट भी एक ही आएगा, मल्टीपल तो आएगा नहीं। अब यही आईडी अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉय की होगी तो ही डुप्लीकेसी बनेगी। तो इसको कभी आगे ये मत सोचना कि हम ड्रैग कर दें। वी लुकअप का फंक्शन नीचे वर्टिकली ड्रैग नहीं होता क्योंकि उसका रिजल्ट एक ही होता है, हॉरिजॉन्टली वो एक ही निकाल के देगा। अब सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? हम यहाँ चाहते हैं कि जो हम एम्प्लॉय आईडी डाल रहे हैं ये हमारी कुछ इस तरीके की हो कि हम कोई भी आईडी यहाँ इस सेल में अगर डालें, एंटर करते ही हमें पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए कि ये आईडी हमारी सही है या गलत है। जो भी आईडी हम यहाँ डाल लें वो हमारे मेन डाटाबेस के अंदर मैच होनी चाहिए। हो सकता है वो आईडी गलत हो। ठीक है, तो कैसे कंफर्म होंगे? इसके लिए आपको क्या करना है,
आपके ओरिजिनल डाटा के अंदर जितने भी आपकी एम्प्लॉय आईडी है, अभी मैंने यहाँ क्या किया, सीरियल नंबर को हाइड कर दिया। वी लुकअप के कंसेप्ट में सीरियल नंबर का कोई काम नहीं होता। आप जिसके बिहाफ पे अपना डाटा सर्च करना चाहते हो वो चीज आपके मेन डाटा के अंदर पहले कॉलम के अंदर होनी चाहिए। हम एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पे बाकी का इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो एम्प्लॉय आईडी हमारी यहाँ पर अब फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम क्या आता है, आपके जितने भी एम्प्लॉय आईडी हैं उन सबको सिलेक्ट कर लो। अगर आपका डाटा आगे और भी डालना है आपको तो उतने ही ब्लैंक सेल आप अपने और भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने जो बना रखा है हम उन्हीं को सिलेक्ट कर रहे हैं। इन सभी आईडी के इस कॉलम को या इस रेंज को आपको क्या करना है, एक नाम देना है। ठीक है, ये मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं। हमने दे दिया इसको सीरियल नंबर _01। ये नाम थोड़ा सा यूनिक सा देना है, आपको समझ में आना चाहिए। टाइप करके एंटर कर देना। ये नाम अप्लाई हो चुका है किस चीज का, अपने एम्प्लॉय आईडी को। अगर मैं नेम बॉक्स के अंदर वापस जाके सीरियल नंबर 1 जो भी नाम दिया था उसको सिलेक्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, उसी एरिया को सिलेक्ट कर लेगा, मतलब हमारा नाम कंफर्म है। ठीक है, ये चेकआउट आपको करना है। ये तो आपका हो गया नेम। ठीक है, अब वापस जहां वैल्यू को आपको लगाना है, एम्प्लॉय आईडी जहां डालनी है उस सेल के अंदर आओ। आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है अपनी एम्प्लॉय आईडी का। ये भी हम पहले कर चुके हैं। डाटा में गए, डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट। लिस्ट के अंदर आपको अपनी लिस्ट का सोर्स नेम बताना है या रेंज बतानी है। अगर आपने नाम दे रखा है तो वो नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। अगर नाम नहीं दे रखा तो आपको मैनुअली जाके दूसरी शीट से वो सारे एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो इसलिए हमने नाम दिया था कि हमें अपनी रेंज सिलेक्ट ना करनी पड़े। अगर आपको अपना नेम मालूम है एग्जैक्टली तो वो टाइप कर दो इक्वल टू लगा के। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो इसी सोर्स के अंदर F3 प्रेस करना। जितने भी आपने नेम रेंज दे रखे होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से जो भी आपकी रेंज का नाम यहाँ चाहिए उसको अपना सिलेक्ट कर लेना। तो हमारा था सीरियल नंबर _01, तो अल्फाबेट ऑर्डर में ही ये सारी चीजें PQRS। ये हो गया हमारा लास्ट सीरियल नंबर का रेंज नेम। ओके कर दो। ठीक है, ड्रॉप डाउन आपका बन गया, सारे सीरियल नंबर आपके यहाँ आ गए। अब इसका फायदा क्या होगा कि आपको जो भी सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग डाटा सर्च करना है वो आईडी आप यहाँ जैसे ही टाइप करोगे, अगर वो आईडी एक्यूरेट होगी तो हमारा एंटर एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर वो आईडी गलत होगी, मिसमैच होगी, तो इस तरीके से आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम कोई यहाँ पर ऐसी आईडी डालेंगे जो हमारी सही है तो वो एंटर हो जाएगी, अदरवाइज वो एरर दे देगा कि ये आईडी आपकी मैच नहीं हो रही। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप था VLOOKUP का। नेक्स्ट, अब आईडी आपने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, जो भी आईडी का आपको सीरियल डाटा निकालना है आप यहाँ से सेलेक्ट करो या डायरेक्ट उसको अपना टाइप भी करवा सकते हो। बजाय वो ठीक होना चाहिए आईडी, ठीक होगा तो एंटर एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपका गलत होगा, मैं इस यहाँ पर 1 0 कम कर देता हूँ, मिसमैच हो गया तो वो एंटर भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेप था आपका। अब जो आईडी हमने यहाँ डाल ली है इस आईडी से रिलेटेड डाटा निकालना है, तो डाटा निकालने का काम होगा VLOOKUP के फंक्शन का। उससे पहले एक काम आपको और करना है, वापस अपने डाटा टेबल पे आओ। अब जैसे आपने अपनी एम्प्लॉय आईडी की रेंज को नाम दिया था, ऐसे ही आपको क्या करना है, अपनी पूरी टेबल को भी सिलेक्ट करके वापस नाम देना है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी को इंक्लूड करना है। ये नहीं सोचना कि एम्प्लॉय आईडी को हम नाम दे चुके हैं तो अब इसको छोड़ दें। एम्प्लॉय आईडी के साथ में आपको अपने पूरे डाटा को, ठीक है, पूरे डाटा को सिलेक्ट करके अब नाम देना है। पहले हमने सिर्फ एम्प्लॉय आईडी को नाम दिया था, अब हम पूरी टेबल को नाम दे रहे हैं। सीरियल नंबर हमने, हेडिंग को इंक्लूड नहीं करना, हेडिंग छोड़ दो। ठीक है, यहाँ हेडिंग का कोई काम नहीं है, हेडिंग हम ऑलरेडी कॉपी पेस्ट करवा चुके हैं। ठीक है, और हेडिंग हमें कोई सर्च तो करने नहीं है, जो डाटा जिसमें से हमें सर्च करना है उसी को ही सिलेक्ट करना है। तो इसको हमने नाम दे दिया अपना एम्प्लॉय _D1। ठीक है, एंटर। क्लियर। अब आ जाओ
जहां आप निकालना चाहते हो। तो सबसे पहला काम, अच्छा जो आपके हेडिंग्स है वो मिसमैच नहीं होने चाहिए। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी देख लेना कि हाँ वही सीक्वेंस में हमारे हेडिंग्स है। ठीक है, हेडिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जो चीज निकाल रहे हो वो आपके लिए कंफर्म हो कि हाँ यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कॉलम है तो मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग ही निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारा इक्वल टू वी लुकअप। तीन चीजें मेनली इसमें पूछी जाएंगी। सबसे पहला है लुकअप वैल्यू। यहाँ लुकअप वैल्यू का मतलब है आप किसके बिहाफ पे डाटा सर्च कर रहे हो। ठीक है, वो यूनिक वैल्यू आप बताओ। तो ये होगी हमारी ये यूनिक वैल्यू। ठीक है, कॉमन सेल है तो इसको अपना लॉक कर दो, कॉमा। सेकंड नंबर पे पूछेगा टेबल अरे। जो आईडी आपने दी है सिलेक्ट करके, इस आईडी से रिलेटेड डाटा कहां से निकालना है। ठीक है, किस टेबल में है। तो अभी रिसेंट हमने उस टेबल का नाम दिया था। ठीक है, अगर नाम याद है एग्जैक्टली तो टाइप कर देना। ठीक है, जो भी नाम डालोगे आपने दिया होगा तो इस तरीके से ड्रॉप डाउन में भी वो आएगा। ठीक है, कॉमा। अब ये नेम सेलेक्ट या टाइप करने का मतलब हो गया वो टेबल आपकी यहाँ पर सिलेक्शन में आ गई। ओके, अब आता है थर्ड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा, लग सकता है। कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, फर्स्ट पे हमने दे दिया लुकअप वैल्यू, सेकंड पे दे दिया हमने टेबल, थर्ड पे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब यहाँ पर ये है कि आप इस फॉर्मूले से टेबल के किस कॉलम का इंफॉर्मेशन यहाँ निकालना चाहते हो उसका नंबर बता दो। आपने जो अभी एम्प्लॉय टेबल यहाँ सिलेक्ट करके दी है फॉर्मूले को, उस टेबल के अंदर आपको जिस भी कॉलम की इंफॉर्मेशन यहाँ निकालनी है उसका नंबर बता दो टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का जो कॉलम है वो आपकी टेबल के अंदर किस नंबर पे आता है, किस नंबर पे आता है, सेकंड पे। शीट के अकॉर्डिंग नहीं देखना, टेबल के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, तो टेबल के अकॉर्डिंग हो गया हमारा नंबर 2। अगर मैं यहाँ पर नंबर 3 टाइप करूंगा तो ये कॉलम बेशक डेट ऑफ ज्वाइनिंग का है, लेकिन यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो एज ए एम्प्लॉय नेम आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने जिस भी कॉलम का इंफॉर्मेशन यहाँ निकालना है या जिस जगह फॉर्मूला लगा रहे हो वहां पर ये देखना है कि मुझे किसका डाटा यहाँ चाहिए है, उस कॉलम का नंबर बताना है। ठीक है, अब टेबल जो है वो आपकी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एम्प्लॉय आईडी से, क्योंकि सीरियल नंबर तो हम इसमें यूज करेंगे ही नहीं। तो जो टेबल है आपकी वो भी एम्प्लॉय आईडी से ही काउंट करनी है कि एम्प्लॉय आईडी का मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया, जो कि हम उसको बता ही रहे हैं। तो निकालना हमें नंबर 2 का डाटा है, तो कॉलम नंबर 2, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी डेट है तो नंबर फॉर्मेट में दिखा रहा है, तो उसका डेट का फॉर्मेट आप अपना चेंज करवा देना। अब यहाँ आप जो भी जो भी आईडी सिलेक्ट करोगे उसी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसी तरीके से हमें सभी कॉलम का डाटा यहाँ चाहिए उसी सेम आईडी से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, हर सेल के अंदर सेम फॉर्मूला लगाना है, चेंज क्या करना है, बस कॉलम नंबर। यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो जाएगा, नेक्स्ट 4 5 6 7 ऐसे सिर्फ नंबर चेंज करना है आपको। और ये नंबर अगर आप ऑटोमेटिकली चेंज करवाना चाहते हो तो यहाँ क्या कर सकते हो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर उन कॉलम के नंबर डाल दो इकट्ठा। जैसे मुझे 2 से स्टार्ट करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करो। ठीक है, लास्ट में कॉमा 0 और ऐड कर देना बस। ये जो ब्रैकेट्स के अंदर हमने नंबर टाइप किए हैं, ये नंबर किस चीज के हैं, कॉलम्स के। आपको हर सेल के अंदर ये फॉर्मूला जाके दोबारा ना लगाना पड़े। हर सेल के अंदर ये आप जैसे लगाओगे तो वहां कॉलम का नंबर ना देना पड़े। हमने एक ही सेल के अंदर आने वाले सेल्स का डाटा का प्रिपरेशन कर दिया। ये भी मेरा ये जो फंक्शन है ये कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5, 6 के लिए अप्लाई हो जाए। जैसे आप एंटर करोगे तो वो एक एंटर पे सभी कॉलम के अंदर या जितने भी आपने नंबर दिए होंगे
ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अगर आप अपनी तरफ से मैनुअली करोगे तो जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर हमने फर्स्ट टाइम लगाया है, ऐसे ही नेक्स्ट कॉलम में लगाओगे, उसमें सीरियल नंबर आपको, वो कॉलम नंबर आपको 3 देना पड़ेगा, फिर 4 देना पड़ेगा, बाकी तो सेम रहेगा। ड्रैग करने से ये नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर हम टाइप कर रहे हैं वो मैनुअली टाइप कर रहे हैं, तो वो मैनुअली तो ड्रैग होके चेंज होगा नहीं, इसलिए आपको ये थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। करना क्या है, दोबारा देख लो। फॉर्मूला वीलुकअप लगाने से पहले हमारी 2 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एक तो एम्प्लॉय आईडी या जो भी आपका टेबल के अंदर आईडी कॉलम है, उन आईडी को सिलेक्ट करके अपना एक रेंज नेम देना है। साथ ही साथ जो आपकी पूरी टेबल है उसको भी एक रेंज नेम दे देना है। उसके बाद आप आओ वीलुकअप, लुकअप वैल्यू हो गया हमारा ये सेल, कॉमा, उसके बाद हमारी टेबल, तो टेबल को हम अभी नेम दे चुके हैं एम्प्लॉय अंडरस्कोर, क्या नाम था, D1, एम्प्लॉय डाटा 1, ठीक है, कॉमा, और उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर क्या करना है, अपनी कर्ली ब्रैकेट ले लेना, ब्रैकेट कर्ली ओपन करो, आपको ये फॉर्मूला किस किस कॉलम के लिए एक्सटेंड करना है उन कॉलम के नंबर डाल दो, 2 3 6 7 8 9 10 11 तक का रख लेते हैं, ठीक है। और ये कॉलम डिफाइन कर दिए, उसके लास्ट में कोमा 0, 0 इसलिए कि एग्जैक्ट मैच करके वो डाटा निकाल के दे हमें, और फाइनल ब्रैकेट एंटर, ठीक है। तो उन्हीं जितने भी हमने कॉलम नंबर बताए होंगे उतने ही कॉलम तक वो एक्सटेंड हो गया, एक कुल नंबर हमारा रह गया। तो आप अब देखो यहाँ पर आपका फॉर्मूला नहीं है, अभी जो हम सेल देख रहे हैं वहां फॉर्मूला एक्सटेंड होके आया है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपने फर्स्ट सेल में ही लगाया है, तो वहीं जाके आपको एडिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट में फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, कहाँ से रहा है, फर्स्ट से, तो यहाँ एक सेल आप और ऐड कर दो, कोमा 12, ठीक है, वो सब का डाटा आपका निकाल देगा। अब जस्ट आपको अपनी क्या करना है, आईडी सिलेक्ट करना है, उस आईडी से रिलेटेड जो भी डाटा आपकी टेबल में होगा वो ऑटोमेटिकली आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। एडवांस आपको इसको जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, 1 से 2 टेबल में भी कर सकते हो, ठीक है। मान लो आप ये चाहो कि भाई अगर जो मैं आईडी ढूंढ रहा हूँ वो इस टेबल के अंदर ना हो, दूसरे टेबल में मैच करे, तो उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ये बेसिक मालूम होना चाहिए कि वीलुकअप काम किस तरीके से करता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ क्या चीज हम कैसे दे सकते हैं उसको, ठीक है। अब बात आती है एच लुकअप की, सेम है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ हमें पहली चीज क्या कंप्लीट करनी है एच लुकअप के लिए कि उसका डाटा ओरिजेंटल होना चाहिए। एच लुकअप तो तभी काम करेगा जब वो डाटा ओरिजेंटल होगा। तो कभी भी आपके पास जो भी डाटा हो, अगर वो वर्टिकल है आपको ओरिजेंटल करना हो, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल करना हो, तो जो भी डाटा जिस भी लेआउट में है उसको अपना सेलेक्ट करो, कॉपी करो, और जहां भी वो चेंज करके चाहिए, ठीक है। मैं इस शीट में आया ब्लैंक में, जो डाटा मैंने कॉपी किया है वो वर्टिकल है, वो डाटा मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे आएंगे, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज का, ठीक है। ट्रांसपोज का काम ही ये है, जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल कर देगा, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल कर देगा। फॉर्मूला भी आता है इसके नाम से, ठीक है। तो जो आपके वर्टिकली हेडिंग थे टॉप में, वो हमारे यहाँ लेफ्ट में शिफ्ट हो गए और उनके सामने आपका डाटा आ गया। तो जो वीलुकअप में हमने 2 स्टेप किए थे, वही दोनों स्टेप यहाँ भी इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे अलग से। ये नहीं कि जो आपने शीट को वर्टिकल शीट में जो नाम दिए थे वो एच लुकअप में भी काम करेंगे, क्योंकि वहां तो डाटा वर्टिकल था, यहाँ अब हॉरिजॉन्टल हो गया, तो यहाँ अलग से नाम देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपनी एम्प्लॉय आईडी को अलग से नाम दो, इसको हम कर देते हैं एच सीरियल नंबर, हॉरिजॉन्टल सीरियल नंबर, ठीक है। और साथ ही हम अपनी टेबल को भी सिलेक्ट करके नाम दे देते हैं एच एम्प्लॉय डाटा, ठीक है।
अब आप अपने हेडिंग्स या जहां भी जो भी काम करना चाहते हो निकाल के, तो सबसे पहला काम डाटा वैलिडेशन के थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर करनी है। डाटा में गए, डाटा वैलिडेशन लिस्ट, सोर्स, तो सोर्स था हमारा H हॉरिजॉन्टल सीरियल नंबर, तो ये आ गए हमारे हॉरिजॉन्टल सीरियल नंबर। उसको चेक जरूर करना है एक बार क्लिक करके कि उसके अंदर जो डाटा आया है वो सही है या नहीं है, सारे आए हैं या नहीं है। सेकंड नंबर पे आपका एच लुकअप इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू होगी हमारी एम्प्लॉय की आईडी, लॉक करवाओ। देन हमारी टेबल, तो टेबल नेम हमने क्या दिया था, एच डाटा, एच एम्प्लॉय डाटा 1, ओके। और इसके बाद रो नंबर, वहां थे कॉलम इंडेक्स नंबर, अब क्योंकि वर्टिकली काम हो रहा है तो वर्टिकल मतलब रो, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने रो नंबर दे सकते हो। तो रो नंबर अगर मैन्युअली देना चाहो तो यहाँ भी वही तरीका होगा, क्योंकि कौन सी रो का डाटा चाहिए हमें, रो नंबर 2 का, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से रो नंबर 2, 0 ब्रैकेट क्लोज, अभी मैं एक का ही बता रहा हूँ, ठीक है। एंटर। डेट है तो उसका फॉर्मेट चेंज करवा देना अपना, ठीक है। एक बार आप पहले सभी के अंदर मैन्युअली लगा के देखना, वो करली ब्रैकेट के अंदर आप बाद में करना, ठीक है। पहले 2-3 जगह आप मैन्युअली फॉर्मूला जैसे टाइप करोगे तो आपको थोड़ा पता भी लग जाएगा कि यहाँ किस तरीके से काम करना है। अच्छा, रो कॉलम के लिए तो वहां ठीक है कि आप करली ब्रैकेट के अंदर सभी कॉलम के नंबर एक साथ दे सकते हो, लेकिन रो में आके वो काम नहीं करेगा। अगर हम यहाँ वही चीज एंटर करवाएं, भाई मुझे रो नंबर 2, 3, 4, 5 के लिए काम करना है, ठीक है। तो यहाँ आप एंटर करोगे तो हॉरिजॉन्टली जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा आपको चेंज करना है, क्या आपको फंक्शन लगाना है रोज, ठीक है। एक रोज का नया फंक्शन ऐड करना है। रोज का मतलब आपको कितनी रो आगे फॉर्मूला एक्सटेंड करना है, 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज। तो आप क्या करो, यहां से अपने कोई भी 2 कॉलम, ठीक है, 2 कॉलम सिलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट रो के सेल को लॉक कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा कि अभी ये क्या काउंट करेगा, 2 रो हो गए यहाँ पर, ठीक है। अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि आपके पास 2 फंक्शन आते हैं, कॉलम को काउंट करवाने के लिए और रो को काउंट करवाने के लिए। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मैंने कितने सेल सेलेक्ट कर लिए, तो हमें मैन्युअली काउंट करना पड़ रहा है। अब यही काम हम फॉर्मूले को कहना चाहते हैं कि भी वो ऑटोमेटिकली काउंट करे कि कितने कॉलम सिलेक्शन में हैं, ठीक है। आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो दोनों काम के लिए। आप रो को भी काउंट करवा सकते हो, रो हमेशा वर्टिकली काउंट होती है, कॉलम हमेशा हॉरिजॉन्टली काउंट होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इज इक्वल टू रोज फंक्शन लगाया। मैं यहाँ पर कॉलम नंबर 2 दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, कहीं से भी कोई 2 कॉलम सिलेक्ट कर लिए, 2 रो सिलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो उसने रिजल्ट 2 दिया। अब मैं इसको जितना भी आगे ट्रैक करूंगा रिजल्ट क्या आएगा, 2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि वो हर बार 2 ही सेल तो सिलेक्शन में ले रहा है। अगर हम इसके अंदर अपना फर्स्ट कॉलम लॉक कर दें तो फिर क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो यही फंक्शन हमने क्या किया है, यहाँ वैल्यू एच लुकअप के अंदर ऐड कर दिया। हम उसको जितना नीचे एक्सटेंड करेंगे वो फर्स्ट से लेके नेक्स्ट कॉलम तक काउंट करता रहेगा कितनी रो होगी, ठीक है। वो आपके लिए काम करेगा, यहाँ पर इसमें काम करेगा। वहां क्योंकि एच लुकअप में तो वो कर्ली ब्रैकेट के थ्रू आप बता सकते हो, लेकिन जब आप एच लुकअप करोगे तो वहां ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आएगा। तो उसका सोल्यूशन है कि आप वहां पर एक एडिशन फंक्शन ऐड कर दो रोज का, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसको कर लेना। कोई डाउट रह जाए तो अपना क्लास रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, वहां से क्लियर कर लेना है।
हमारा टॉपिक है एक्सेल के अंदर, वो है फिल्टर फंक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है और आजकल इसका काफी ज्यादा यूज हो रहा है, और जो आपने लास्ट क्लास में VLOOKUP यूज किया है, ये उसी के काम को थोड़ा सा और आसान तरीके से करेगा। ठीक है, और थोड़ा अलग तरीके से भी करेगा, क्योंकि फिल्टर, अब कोई भी फंक्शन है तो दो फंक्शंस के बीच में डिफरेंस तो होगा ही। अब सेम काम कर रहे हैं तो वो आपको फिर देखना होता है कि कहाँ कौन सा फंक्शन डाटा के अकॉर्डिंग सुटेबल है। ठीक है, कई जगह आपको लगेगा कि ये काम हम इस फंक्शन से भी कर सकते हैं और उस फंक्शन से भी कर सकते हैं। तो देखो फिल्टर का, जैसे हमने अपने स्टार्टिंग की क्लास में ये फिल्टर फंक्शन यूज किए थे। ठीक है, कि आप अपने डाटा को फिल्टर करवा सकते हो शीट के अंदर ही। जहां पर आपकी टेबल है वहीं पर आप अपने डाटा को फिल्टर बटन लगा के, ठीक है, Ctrl+Shift+L के साथ, अब यहाँ पर हमें जैसे मान लो सिर्फ एक ही कॉलम के अकॉर्डिंग डाटा फिल्टर करना है, ये उसी डाटा को मैनिपुलेट कर रहा है, उसी जगह कर रहा है। अब बात आती है कि हमें उस जगह से किसी दूसरी जगह पे अपना डाटा निकालना है या लेके आना है। ठीक है, तो वहां पर फिर आपका ये फंक्शन नहीं, दूसरा फंक्शन आपको दिया गया है एज ए फिल्टर। ठीक है, अब फिल्टर काम किस तरीके से करता है, क्राइटेरिया बेस्ड है। आपको जिस कॉलम से डाटा निकालना है, ठीक है, अभी मान के चलो हमें क्या करना है, जो हमारे पास टेबल है इसमें से मुझे एक प्रोडक्ट और एक रीजन को मैच करके, उन दोनों चीजों से मैच होता हुआ जितना भी टेबल के अंदर डाटा है वो बाहर अलग से निकालना है। ठीक है, तो ये मैंने बना लिए अपने दो क्राइटेरिया सेल। अगर कभी भी आपको अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो ये भी हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं चीजें। आपके पास एक यूनिक का फंक्शन आता है, इज इक्वल टू यूनिक। मैं क्या चाहता हूँ बेसिकली कि यहाँ इस लिस्ट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं, अगर वो डुप्लीकेट है तो उनकी एक कॉमन लिस्ट बन के आ जाए मेरे पास, और वो लिस्ट भी ड्रॉप डाउन फॉर्मेट में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एक कहीं भी अलग जगह, ठीक है, एक फंक्शन लगा लो यूनिक का। ठीक है, और उसके अंदर वो लिस्ट सेलेक्ट कर लेना जिसमें आपको लगता है कि डुप्लीकेट चीजें हैं और उसमें से मुझे कॉमन लिस्ट निकालनी है। अब ये जो सारे प्रोडक्ट हैं ये कॉमन निकल के आए हैं, अगर कोई डुप्लीकेट होगा तो वो यहाँ नहीं है। अब इन कॉमन आइटम की लिस्ट को हम यहाँ पर एज ए ड्रॉप डाउन यूज करना चाहते हैं सिलेक्शन के लिए। तो उसके लिए हमने क्या किया था, डाटा वैलिडेशन का यूज। एनी वैल्यू में गए लिस्ट, और लिस्ट में सोर्स अब हम यहाँ से दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्या है, यूनिक लिस्ट है। एंड ओके कर देना। अब जिस भी प्रोडक्ट का आपको फिल्टर करके डाटा निकालना है वो आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, चूज कर सकते हो। सिमिलर रीजन या कोई दूसरा कॉलम आपका यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा बैक जाते हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा था आपके लिए। अभी क्या है, हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं, एक प्रोडक्ट नेम और एक रीजन। मैं इन दोनों चीजों को मैच करके जितना भी डाटा टेबल के अंदर होगा वो बाहर निकालना है। ठीक है, दोनों चीजें ही मैच करनी है। अगर आपको एक करना है तो एक भी करवा सकते हो, एक से ज्यादा करवाना है तो उसका थोड़ा सा आपको तरीका अलग करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक क्राइटेरिया मैच करके डाटा निकालना चाहते हैं, तो करेंगे क्या, जहां भी डाटा निकालना है वहां जाओ, जरूरी नहीं है उसी शीट पे करो, कहीं भी कर सकते हो। इक्वल टू फिल्टर, सबसे पहले क्या कह रहा है, एरे। एरे का मतलब होता है आपकी टेबल, और टेबल के अंदर आपका जो कॉमन डाटा है उसको सिलेक्ट करना है, हेडिंग को यूज नहीं करना। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे लिए फिल्टर में एरे मींस डाटा एरिया। उसके बाद पूछ रहा है इंक्लूड, भाई क्या चीज मैच करनी है आपको फंक्शन के अंदर, क्या इंक्लूड करवाना है। तो हमें क्या मैच करना है, प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम की जो लिस्ट है या कॉलम है उसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और इस कॉलम को अपने फंक्शन के अंदर करवा देना इक्वल टू दिस। ठीक है, इस रेंज के अंदर कोई भी प्रोडक्ट जो इस सेल में मैं टाइप करूं, अगर उसके इक्वल हो तो उससे रिलेटेड डाटा मेरा निकल के बाहर आ जाए। वहां प्रोडक्ट आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है,
ये सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर है। किसी भी कॉलम को आप पिक कर सकते हो, अपना कोई भी आईडी दे सकते हो। और इसमें एक छोटा सा काम और कर लेना, जब भी आप ये कॉलम सेलेक्ट करो तो इसकी रेंज को लॉक कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंगल क्राइटेरिया के साथ। दोबारा देख लो, इक्वल टू फिल्टर, सबसे पहले आपकी टेबल हेडिंग के साथ में सिलेक्ट करो या बगैर हेडिंग के, कोई दिक्कत नहीं है, कोमा। नेक्स्ट में पूछेगा इंक्लूड, भी आपको मैच क्या करवाना है, ठीक है। तो अभी हम मान लो मैच करवाना चाहते हैं रीजन, फिर रीजन, जिस रीजन के अकॉर्डिंग मुझे सारा डाटा निकाल के देखना है उसका कॉलम, ठीक है। ये पूरा कॉलम इक्वल टू हमने कर दिया अपना क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, इस सेल के अकॉर्डिंग, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जैसे ही आप कोई अपना रीजन टाइप करोगे, क्यों नहीं आया अभी, ये है कोई कारण? क्योंकि हमने इसमें टेबल में हेडिंग इंक्लूड किए थे, हो सकता है उसका हेडिंग का एरे इसको समझ में नहीं आया हो, तो एक बार हटा के देखो। ये हो गया हमारा रीजन। ठीक है, तो हेडिंग का इसमें एरर बन रहा है, तो हेडिंग इंक्लूड मत करना टेबल जब सिलेक्ट करो तो, ठीक है। ऑटोमेटिकली जैसे आपने क्राइटेरिया डाला उसी के अकॉर्डिंग वो अपडेट हो जाएगा। अभी ये सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर काम कर रहा है। अगर मान लो आपको एक से ज्यादा क्राइटेरिया देके अगर चीजें कैलकुलेट करनी है या डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो आप क्या करोगे? अभी हम दो अपने क्राइटेरिया ऐड कर रहे हैं, माउस एंड नॉर्थ। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक का तो तरीका ये था, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ एक सिंगल कंडीशन है उसको मैच करके फिल्टर के थ्रू आपको डाटा निकालना है। इसी में दूसरा आता है कि आपके पास अगर एक से ज्यादा क्राइटेरिया है जो फिल्टर में आपको मैच करवाने हैं तो क्या करोगे? इक्वल टू, थोड़ा सा तरीका चेंज होगा। फिल्टर, सबसे पहला काम तो आपकी जो टेबल है उसी को सिलेक्ट कर लो, टेबल को लॉक करवाओ, लॉक करवा सकते हो। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, दो क्राइटेरिया देने हैं, हमें पहले ही मालूम है, तो आप क्या करो, अपना ब्रैकेट ओपन करवा लो, ठीक है। उस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया किस रेंज में है? प्रोडक्ट में, तो आप अपने प्रोडक्ट की रेंज ले लो, इक्वल टू, ये हो गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आपको कोमा नहीं लगाना, आपको लगाना है स्ट्रिक, ठीक है, मल्टीप्लाई का। फिर दूसरा क्राइटेरिया हमारा किस रेंज में है? रीजन में, तो रीजन को उठाओ, इक्वल टू, और जो भी हमारा रीजन का क्राइटेरिया उसको ले लो, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें लास्ट जो सेक्शन आता है सिंटैक्स के अंदर वो है इफ एम्प्टी। तो हमने दे दिए, एरे और इंक्लूड, दो चीजें तो बता दी, ये हमारी टेबल है और इसको इंक्लूड करके मैच करवाना है। अगर मान लो ये दोनों ही क्राइटेरिया कहीं टेबल के अंदर मैच ना हो तो रिजल्ट में क्या चाहिए, ठीक है, वो आप यहाँ बता सकते हो, डबल कोट के अंदर डाल दो नॉट अवेलेबल, ठीक है। अगर कभी आपका जैसे मैसेज आए ये इसमें नॉट अवेलेबल, तो इसका साफ साफ मीनिंग होगा, एक तो ब्लैंक दिखाए, वो ब्लैंक में हमें पता नहीं चलेगा कि क्या समझे उसका। तो अगर ये हमें बता दे भी नॉट अवेलेबल, तो ये दोनों चीजें कहीं भी मैच नहीं हो रही। माउस एक जगह हम डाल देते हैं नॉर्थ, कहाँ डाल दिया हमने, तो जहां भी वो मैच होगा वही डाटा आपका निकल के आ जाएगा।
ठीक है, आप अपना कंडीशन कभी भी चेंज करवाओ, उसी के अकॉर्डिंग ये डाटा आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये फिल्टर का काम है। अब इसका फायदा क्या है फिल्टर का, एक तो ये है कि आपका डाटा आपके क्राइटेरिया के बिहाफ पे ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, आपको बार बार वो फंक्शन नहीं लगाना पड़ेगा। ये काम हम एडवांस फिल्टर के अंदर भी आगे वैसे तो करते हैं। ठीक है, ये जो हम एडवांस एक तो फिल्टर हम कर ही रहे हैं, एक फॉर्मूला कर रहे हैं, एक फंक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, मैनुअली बटन से। उसी बटन का एक सेकंड स्टेप आता है एडवांस फिल्टर। ठीक है, ये भी डाटा करंट शीट में से दूसरी जगह निकालने के लिए यूज होता है। कैसे यूज होता है अभी देखते हैं। मैंने क्या किया, अपने हेडिंग कॉपी किए और यहाँ पेस्ट कर लिए। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मुझे प्रोडक्ट और रीजन मैच करके वो डाटा निकालना है। तो मैंने अपना एक प्रोडक्ट का नाम टाइप कर दिया, मान लो मॉनिटर, और रीजन हमने डाल दिया इसमें नॉर्थ। ठीक है, ये दो चीजें मुझे मैच करनी है, और मैच करने के बाद जो डाटा निकल के आए वो मुझे इसके नीचे चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपका कर्सर होना चाहिए अपने टेबल में, एडवांस फिल्टर पे गए, ये ऑटोमेटिकली आपकी जो टेबल होगी उसको सिलेक्ट कर लेगा। अगर कभी आपकी कोई गड़बड़ हो जाए तो टेबल को दोबारा सिलेक्ट करके यहाँ दे सकते हो उसको। ठीक है, पूरा टेबल सिलेक्शन में होना चाहिए। मेरा क्लिक हो गया था साइड में तो इसकी वजह से। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। आप जब टेबल में क्लिक करके एडवांस फिल्टर पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली टेबल को ट्रैक कर लेगा, उस सारी टेबल को सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपको लगे कि हाँ इसने कुछ टेबल में छोड़ दिया है तो आप मैनुअली भी जाके उस टेबल को सिलेक्ट करवा सकते हो। ओके दूसरा फिर पूछेगा क्राइटेरिया रेंज, ये आपकी कंडीशन क्या है जो आपको मैच करवानी है। ठीक है, एडवांस फिल्टर के अंदर। तो अभी हमने ऊपर एक अपना क्राइटेरिया बनाया था, इसको एज इट इज सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, हेडिंग के अंदर जो डाटा हमने डाल रखा है उसको एज ए क्राइटेरिया मान के डाटा को फिल्टर करवाना है। ठीक है, तो चीजें होगी। थर्ड स्टेप में ये बताना होता है कि डाटा कहाँ आए निकल के। ठीक है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो जिस भी लोकेशन पे आपको डाटा चाहिए है कोई एक सेल उसका सिलेक्ट करके दे दो और अपना सिंपली यूनिक रिकॉर्ड ओके कर देना। तो जो जो उस चीज से मैच होता है वो उसको मिलेगा, वही उसको निकाल के दे देगा। ठीक है, अब इसमें हमारा एक प्रॉब्लम क्या है वैसे तो कि भी अगर हम क्राइटेरिया चेंज करेंगे तो ये डाटा अपडेट नहीं होगा। अगर मैं मॉनिटर की जगह कुछ कोई और प्रोडक्ट डालूं तो ये अपडेट नहीं होगा। ठीक है, बाकी काम ये हमारा फिल्टर वाला ही है। ये भी डाटा अलग से निकाल के दे रहा है, इसमें भी डाटा अलग निकल के आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि आप जैसे ही क्राइटेरिया चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला है वहां पर। अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है तो वो अपडेट भी नहीं होगा। ठीक है, कहीं भी डाटा जब अपडेट होता है तो वो किसकी वजह से होता है, अपने फॉर्मूले की वजह से। फॉर्मूले में अगर कोई चेंज आएगा तो वो कहां से आएगा, डाटा चेंज होगा तो ही आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फिल्टर। एक इसी के साथ छोटा सा फंक्शन और भी है डाटा वैलिडेशन का। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि एक्सेल के अंदर अगर आपको डाटा वैलिडेशन की नॉलेज है तो आप अपने काम को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। डाटा वैलिडेशन का काम या मीनिंग क्या है कि जो चीज एग्जैक्टली जिस जगह में जैसे चाहिए वही एंटर होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है तो वहां 10 डिजिट ही आनी चाहिए, ना 8 आनी चाहिए ना 11 आनी चाहिए। ठीक है, और कहीं अगर आप चाहते हो कि भाई यहाँ पर इस कॉलम के अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आनी चाहिए तो डुप्लीकेट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यूनिक डाटा ही आना चाहिए। कहीं आप चाहते हो कि भाई जो फर्स्ट सेल में हमने वैल्यू डाल दी नेक्स्ट सेल में उससे ग्रेटर देन वैल्यू ही आनी चाहिए, लेस देन नहीं आनी चाहिए, या इसका उल्टा चाहो। तो इस तरह की काफी सारी कंडीशंस लगा के अगर हम कोई डाटा एंट्री फॉर्म बनाना चाहें तो उसमें हमारी जो हेल्प करता है वो डाटा वैलिडेशन करता है। ठीक है, डाटा वैलिडेशन का मतलब ही यही है कि आपको कहाँ कैसा डाटा एंटर करवाना है उसके लिए आप कंडीशन सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के अंदर कुछ डाटा वैलिडेशन के एग्जांपल डाल रखे हैं, इनको देख लेना। लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, शीट को देखोगे तो आपको सारी चीजें डाल रखी है इसमें, मैं लगाने का तरीका बता रहा हूँ। अभी फिलहाल
मान के चलो कि अभी हमारा जो ये एरिया है, ठीक है, ये 5-7 सेल हमने सिलेक्ट किए हैं, इसमें डाल दिया हमने बॉर्डर, पहचान के लिए डाल रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि इन सेल के अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आनी चाहिए सिंपली, ठीक है। तो क्या करेंगे, डाटा में गए, डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह कस्टम, ठीक है। अब क्योंकि आप अपनी चॉइस से चीजें करवाना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको कस्टम यूज करना पड़ेगा, और कस्टम के अंदर हमेशा आपको फॉर्मूला बताना होता है कि आपको क्या चाहिए। उस फॉर्मूले को डाटा वैलिडेशन के अंदर हम ट्रैक करवाएंगे कि फॉर्मूला क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो डाटा एंटर होगा या नहीं होगा। तो फंक्शन ऑलरेडी आपने कर रखा है काउंट इफ का, वही एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको यहाँ डालना है। अभी पहले मैंने सिलेक्शन बनाया है, ठीक है, फिर मैं फॉर्मूला डाटा वैलिडेशन के अंदर लगाने जा रहा हूँ। फॉर्मूला है हमारा काउंट इफ का, इनटू काउंट इफ किसके अंदर काउंट करवाना है, इस रेंज के अंदर, ठीक है। इस रेंज को कर दो लॉक। इस रेंज में क्या काउंट करवाना है हमें, जो फर्स्ट सेल में वैल्यू डल जाए वो, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। काउंट इफ एज इट इज है आपका, ठीक है, उसके साइड में हमने क्या लगा दिया, इक्वल टू 1। मतलब इस रेंज के अंदर किसी भी सेल में जो एक बार वैल्यू डल गई वो किसी भी दूसरे सेल में अगर दोबारा डले तो उसको काउंट ना करे, और वो काउंट नहीं करेगा तो हमें एरर दे देगा। ओके कर दो। अब यहाँ पर किसी भी सेल में आप कोई भी वैल्यू या कोई भी टेक्स्ट आप अपना टाइप करके देना, सेम नहीं होना चाहिए। जैसे सेम होगा तो वो आपको एरर दे देगा। आपको वहां एंटर कराना है अपना यूनिक डाटा, अगर वही सेम वैल्यू आप टाइप करोगे तो वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना डाटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हो। ये फंक्शंस मैंने डाल रखे हैं स्क्रीनशॉट बना के, ठीक है। ये एक है सम का, काफी ज्यादा यूज होता है जब हम कोई बजट शीट बनाते हैं तो उसके अंदर है क्या, जैसे मान लो आपकी कोई प्राइस लिस्ट है, हम क्या चाहते हैं भी इन कॉलम के अंदर जो भी अमाउंट डले पहले तो उसका हमें टोटल यहाँ पर मिल जाए, ये हो गया हमारा टोटल, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो टोटल है ये हमारे बजट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई चीज खरीदेंगे उसका अमाउंट यहाँ डालेंगे तो वो अमाउंट हम नहीं चाहते कि हमारे बजट से ज्यादा हो। हमने डाल दिया 1000 हमारा क्या है बजट, ठीक है। अवेलेबल बैलेंस आपको पता रहना चाहिए। अवेलेबल कैसे निकालोगे, बजट माइनस जो यूज कर लिया आप, ठीक है, थोड़ा सा बनाया बस कुछ नहीं। आपका 1000 का बजट है, अभी उसमें से आपने कितना यूज किया 0, तो मतलब टोटल अवेलेबल अभी यूज के लिए। अब मान लो मैंने 500 रुपए यूज कर लिया तो 500 हमारे बच गए, ठीक है। अब 500 मैंने और यूज कर लिए, या 500 की जगह मैं मान लो 600 डालूंगा तो क्या होगा, आपका बजट नेगेटिव हो गया। ये नहीं होना चाहिए भाई, 500 तक का ही मैक्सिमम आप और यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा का नहीं। अब मैं यहाँ डाल लूंगा तो वो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ भी कोई कंडीशन नहीं है, कोई वैलिडेशन नहीं डाला। तो इसको कैसे करोगे, अपने प्राइस अमाउंट को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। डाटा पे गए, डाटा वैलिडेशन इनटू कस्टम, कस्टम के अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ का, खाली सम भी यूज होता है इसमें, सम इफ इनटू किसका सम करना है, तो खाली सम ही लगा लो, कोई ज्यादा पचड़ेबाजी ना हो, इज इक्वल टू सम, हमें इन सब का सम करना है। रेंज को लॉक कर लो, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि ये सम लेस देन इक्वल टू रहे किसके, जो हमारे बजट में या बजट वाले सेल में जो अमाउंट है उसके। ओके करके देखो, 500 500, इसको हमने डाल दिया 400, इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। क्या मिस्टेक की हमने,
एक बार लेस देन इक्वल टू, इसमें डाल के देखो एक बार 1000। अच्छा, कई बार अगर आप जैसे लगा देते हो कोई डाटा वैलिडेशन और उसको हटाना हो तो क्या करोगे, क्लियर ऑल, डाटा वैलिडेशन में जाके जो पहले आपने वैलिडेशन लगाया होगा उसको क्लियर ऑल कर देना, देन फ्रेश का लगाना। ठीक है, इसमें से जो हो जाए ठीक है, नहीं तो इसकी एक अलग से क्लास लेंगे, उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें हमारा रह गया 2-3 क्लास का और काम, फिल्टर तो कर ही दिया।